हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 के संविधान वाले पार्ट के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है संविधान संघवाद। तो संविधान का एक अगला टॉपिक है संघवाद, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में। भारत में संघवाद इसकी संवैधानिक विकास की प्रक्रिया की उपज है। देखिए, जैसे-जैसे हमारे संवैधानिक विकास हुआ, संविधान निर्माण का विकास हुआ, संविधान धीरे-धीरे बना, तो उसी प्रक्रिया के दौरान भारत में संघवाद की सोच स्पष्ट हुई और यह देखा गया कि संघवाद क्यों आवश्यक है भारत में, जिसने एक केंद्रीभूत राज्य व्यवस्था का धीरे-धीरे विकेंद्रीकरण व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया। तो संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि भाई यदि सारी शक्तियां केंद्रीय सत्ता में होंगी तो निरंकुशता आ सकती है, इसीलिए विकेंद्रीकरण उसका धीरे-धीरे कर दिया। यानी भारत एक सशक्त केंद्र भी है और विकेंद्रीकृत राज्य भी है। भारत में संघवाद का सूत्रपात सन 1861 में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि भारत में संघवाद का सूत्रपात कब हुआ या संघवाद कब आया, तो भारत में संघवाद आया सन 1861 में। चलिए आगे हम बात करते हैं। अंग्रेजों को भय था कि भारत में साम्राज्यवादी हित उसी तरह सुरक्षित रह पाएंगे जब तक कि केंद्रीय व्यवस्था मजबूत होगी। इस प्रकार एक शक्तिशाली केंद्र प्रधान संघ की परंपरा 1935 के अधिनियम के माध्यम से संविधान निर्मात्री सभा तक पहुंची, जिसने जिसने उसे स्वीकार कर लिया। यानी 1935 का जो अधिनियम आया था, उसमें केंद्र को बहुत शक्तिशाली बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में केंद्रीय शक्तिशाली शासन के साथ साथ विकेंद्रीकरण की व्यवस्था भी हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। उसके इस विचार को देश के विभाजन ने और भी अधिक प्रासंगिक बना दिया। देशी रियासतों, भाषाई भिन्नताओं और संविधान की सर्वोच्चता को स्पष्ट किया गया। तो देशी रियासत और संविधान की सर्वोच्चता और भाषाई आधार पर भी भारत का एकीकरण बहुत जरूरी था। तो संघ जो होता है, केंद्रीय सत्ता का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। अगर केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली नहीं होगी, तो जब भारत का विभाजन हुआ तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि लोग अपने अपने राज्यों की मांग करने लगेंगे और देश टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। भारतीय संघात्मक सरकार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक प्रदेशों से मिलकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। अमेरिका भी संघीय राज्य है। संघीय राज्य मतलब राज्यों का संगठन है, लेकिन जर्मनी व भारतीय संघवाद से भिन्न है। भारतीय संघवाद और जर्मनी के संघवाद से अमेरिका का जो संघवाद है वो भिन्न है। संघवाद की मूल अवधारणा देखिए, यह संस्थागत प्रणाली है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की सरकार और दूसरी केंद्रीय स्तर की सरकार होती है। संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है? दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। दोहरे शासन की रूपरेखा लिखित संविधान में मौजूद होती है। संविधान सर्वोच्च होता है, दोनों सरकारों का स्रोत भी होता है और राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा मुद्रा का उत्तरदायित्व तो संघीय या केंद्रीय सरकार के पास होता है। ये कहाँ पर होता है? अमेरिका में होता है। और लगभग सभी देशों में यही होती है कि जो विदेशी मामले होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो टॉपिक होते हैं, उनका नियंत्रण जो होता है वो केंद्रीय सरकार के पास होता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय सरकारें जवाबदेह होती हैं। तो जो क्षेत्रीय होते हैं, स्थानीय विषय होते हैं, उन पर नियंत्रण किसका होता है? प्रांतीय सरकारों का उन पर नियंत्रण पाया जाता है। अब हम बात करते हैं संघवाद का अर्थ क्या है। देखिए, साधारण शब्दों में कहें तो संघवाद संगठित रहने का विचार है। संघ मतलब संगठन और वाद मतलब विचार, यानी कि एक जगह संगठित रहने का विचार ही क्या है? संघवाद है। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया है। इसमें एक संघीय मतलब केंद्र स्तर की राजनीतिक व्यवस्था और दूसरी होती है राज्य स्तर की राजनीतिक व्यवस्था। यानी कि एक तो केंद्र सरकार होगी और दूसरी होगी राज्य सरकार। संघीय मतलब केंद्र सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसमें जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और राज्य सरकारें अपने अपने राज्य विशेष के लिए होती है, जिसमें राज्य के महत्व के विषय होते हैं। भारत में संघ सूची के विषयों पर केंद्रीय सरकार कानून बनाती है, तो राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो यह किसका उदाहरण है? हमारे यहाँ राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाएगी और केंद्र सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाएगी। यह भी एक संघवाद का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो शासन है वो दो स्तरों में चलाया जाता है। अब देखिए, भारतीय संविधान में संघवाद
संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यानी आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। भारत में जो संघवाद अपनाया गया है उसका आधार राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आंदोलनकर्ताओं के द्वारा लिए गए फैसले का परिणाम है। जब देश आजाद होगा तब विशाल भारत देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटेंगे, और आज संविधान में ऐसा ही है। आप देखते होंगे संघ सूची भी होती है और राज्य सूची भी होती है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के अनुसार एक संघीय मतलब केंद्र सरकार, और वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश सरकारें अपने अपने प्रांतों में अपने अपने विषयों पर काम करती हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश शासित प्रांतों में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो दिल्ली क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। वेस्ट इंडीज, नाइजीरिया, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में भी संघवाद है, परंतु यह सब भारतीय संघवाद से भिन्न है। भारतीय संघवाद को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ग्रहण किया गया है, न कि किसी भी अन्य देश के द्वारा एज इट इज ग्रहण कर लिया गया हो या उसी की प्रणाली के अनुसार हम अपने देश का शासन कर रहे हो। ऐसा नहीं है। भारतीय परिस्थितियों में जिस तरह से हमें शासन करना चाहिए उस तरह से भारतीय संघवाद को ग्रहण किया गया है। भारतीय संघवाद की विशेषताएं: भारत में 2 स्तर होते हैं, केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है। लिखित संविधान भी संघवाद का उदाहरण है। और शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां, ये संघवाद का ही उदाहरण है। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका संघवाद का विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता भी संघवाद की विशेषता है। तो अगर हमसे पूछा जाए संघवाद की विशेषता क्या है, तो 2 स्तरों की सरकारें, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता, ये संघवाद की विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं शक्ति विभाजन की। भारतीय संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है, एक संघीय सरकार, दूसरी प्रांतीय सरकार। संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 में संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 में संघ व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की घोषणा पत्र है। तो संघ व राज्यों के बीच विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी केंद्र सरकार की शक्तियां हैं, कौन कौन सी राज्य सरकार की शक्तियां हैं, इन सभी के बारे में घोषणा पत्र है। और संघीय सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के, तो प्रांतीय सरकार के पास प्रांतीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद के लक्षण क्या हैं? देखिए, संविधान की सर्वोच्चता संघवाद का लक्षण है। भारत में कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। तो यह किसका उदाहरण है? संघवाद का उदाहरण है। आगे हम बात करें शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय संघवाद का उदाहरण है। संशोधन प्रणाली, यह संघीय प्रक्रिया के अनुरूप होती है और 3 स्तरों की सरकार है: केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर की सरकारें। संविधान में जो केंद्र स्तर की सरकार, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर की सरकारों की बात की गई है, तो वह किसकी विशेषता को दर्शाती हैं? संघवाद की विशेषता को दर्शाती हैं। अब हम बात करें भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण क्या हैं, कि मतलब भारतीय संविधान में एक है, संगठित रूप है, संघवाद है, एकहरी नागरिकता है, शक्तियों का विभाजन है, संघ और राज्यों के बीच एक ही संविधान है और केंद्र सरकार राज्यों की सीमाओं नाम से परिवर्तन कर सकती है, एकीकृत न्यायपालिका है और आपातकाल में एकात्मक शासन व्यवस्था है भारतीय संविधान के अनुसार। तो यह भी किसका उदाहरण है? भारतीय संघवाद का उदाहरण है। आगे हम बात करें आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण। राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर, राज्य के अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबंधन की निगरानी करता है। केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार के आधार पर राज्यों को अनुदान व ऋण देती है। तो भारत में क्या होता है, केंद्र सरकार आय के साधनों पर, जो भी आय होती है उसका वितरण भी राज्यों को किया जाता है और वह राज्यों की आवश्यकता के अनुसार पैसा देती है, उनको ऋण भी देती है। तो राज्यों के उत्थान के लिए भी केंद्र सरकार जब काम करती है तो यह भी एक तरह के संघवाद की प्रक्रिया का उदाहरण है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर भी हमें संघवाद देखने को मिलता है। एकहरी प्रशासनीय व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं, संपूर्ण राज्यों में IAS अधिकारी होते हैं।
प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी है, अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए है। इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में काम करते हैं। जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, इन सभी पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और न ही उन्हें हटा सकता है। तो राज्य इनके विरुद्ध जो है वो ना तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा और ना ही उनको हटाएगा। देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो तो संसद को इस बात का अधिकार है कि ऐसी स्थिति में केंद्र या राज्य के किसी अधिकारी द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या बहाली पर कानून का जायजा करा कर दे, और इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम बनाया गया है। तो शांति व्यवस्था के लिए भारत सरकार के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम बनाया गया है। संघ में सशक्त केंद्र सरकार क्यों होनी चाहिए? देखिए, भारतीय संविधान द्वारा एक शक्तिशाली सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करने के निम्न कारण है कि भाई क्या कारण है कि केंद्र में एक सशक्त सरकार का होना बहुत जरूरी है, और यह जो सशक्त सरकार है किस तरह से भारतीय संविधान में उपयोगी होगी। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल, अनेकानेक विविधताओं और सामाजिक आर्थिक समस्याओं से भरा है। संविधान निर्माता शक्तिशाली केंद्र सरकार के माध्यम से उन विविधताओं और समस्याओं का निपटारा चाहते थे। देश की आज़ादी 1947 के समय 500 से अधिक देशी रियासतें थीं। उन सभी को शक्तिशाली केंद्र सरकार के द्वारा ही भारतीय संघ में शामिल किया जा सका है। तो जो अलग-अलग रियासतें थीं, वो अलग-अलग देश की मांग भी कर रही थीं, लेकिन एक भारतीय देश बनाने के लिए, भारतीय संघ बनाने के लिए शक्तिशाली केंद्र के द्वारा ही संभव हो सका। यही कारण है कि शक्तिशाली केंद्र का होना भी बहुत जरूरी है। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। देखिए, ऐसे कौन-कौन से मौके हैं जिसमें भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव की स्थिति पैदा होती है। सबसे पहला मौका होता है केंद्र राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के गठन की मांग। तो कई सारे राज्यों में आंदोलन किए जाते हैं और नए राज्यों के गठन की मांग की जाती है, तो उस समय राज्य और केंद्र के बीच तनाव की स्थिति पैदा होती है। वित्तीय अनुदान की मांग, कुछ राज्य ज़्यादा वित्तीय अनुदान की मांग करते हैं कि ज़्यादा हमें पैसा चाहिए, तो उस समय भी केंद्र के साथ उनके संबंध क्या होते हैं, तनावपूर्ण हो जाते हैं। केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास की नीतियाँ, तो जब केंद्र सरकार कई सारी ऐसी नीतियों को लागू करती है कि राज्यों को ये लगता है कि हमारे यहाँ ये नीति जो है वो सही सफल नहीं होगी, तो उस समय भी तनाव की स्थिति बनती है। स्वायत्तता की मांग का मसला राजनीतिक रूप से सरगर्म हुआ है। अब स्वायत्तता की मांग का क्या अर्थ होता है? समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों में राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई है, जो निम्न रूप से है कि भाई राज्यों को केंद्र सरकार के मुकाबले ज़्यादा मतलब स्वतंत्रता देनी चाहिए, केंद्र सरकार का इतना ज़्यादा नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उसके कई कारण हैं, जैसे वित्तीय स्वायत्तता, राज्यों के आय के अधिक साधन होने चाहिए, संसाधनों पर राज्यों का नियंत्रण होना चाहिए। प्रशासनिक स्वतंत्रता, शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए और राज्यों को अधिक शक्तियां दी जाए। तो राज्यों को क्या दी जानी चाहिए? अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे, तमिलनाडु में हिंदी विरोध में पंजाब में पंजाबी और संस्कृत के प्रोत्साहन की मांग की गई। शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए, राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए। 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनः परिभाषित करने की मांग के लिए दस्तावेज प्रकाशित किया था। राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराजगी होना, तो ये भी क्या है, राज्यों को पृथक करने की बात हो जाती है। सांस्कृतिक व भाषाई मुद्दे, तमिलनाडु में हिंदी विशेष, पंजाब में पंजाबी और संस्कृत के प्रोत्साहन की मांग हिंदी भाषी क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व होनी चाहिए। तो तमिलनाडु में हिंदी भाषा का क्या किया गया, विरोध किया गया कि भाई वहाँ पर हिंदी और संस्कृत भाषा को ना सिखाया जाए, हमारी मातृभाषा को ही क्या है, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसकी योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष हो, और राज्य संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और वह किसी के लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। तो राज्यपाल की ये योग्यताएं हैं कि वह कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर ना हो, ना ही किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। अब हम बात करते हैं केंद्र व राज्य के संबंध के बारे में। जो आयोग बात करता है वह है सरकारीय आयोग। कौन सा आयोग? सरकारी आयोग। राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप के रूप में राज्यपाल के द्वारा केंद्र सरकार का दखल किया जाता है। तो राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार राज्यों में राज्यपाल के द्वारा क्या करती है? दखल करती है, उसके कामों को सीमित करती है। सन 1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग हुआ
और अनुच्छेद 356 क्या है? जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। तो इस बात केंद्र व राज्यों के संबंध के बारे में कौन बात करता है? सरकार या आयोग। केंद्र में कांग्रेस व राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार को राज्यपाल के माध्यम से उसे सत्तारूढ़ होने से रोका और नवीन राज्यों की मांग की गई। तो सरकारी आयोग ने नवीन राज्यों के गठन की भी मांग को बताया। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय विवाद। स्वायत्तता व आय के स्रोतों पर हिस्सेदारी का प्रश्न उठ जाता है कि भाई कोई राज्य कहता है कि हमारे यहाँ से आय ज़्यादा होती है और हमें स्वायत्तता भी, स्वतंत्रता भी हमें ज़्यादा चाहिए। दो राज्यों के बीच विवाद, कानूनी विवाद को न्यायपालिका हल कर सकती है और राजनीतिक पहलू में विचार विमर्श एवं पारस्परिक व विश्वास पर आधार पर हल किया जा सकता है। राज्यों के बीच सीमा विवाद होते हैं और नदियों के जल को लेकर, बंटवारे को लेकर भी विवाद होते हैं। तो दक्षिण भारत में कावेरी नदी को लेकर भी क्या है, विवाद अक्सर चलता रहता है। तो यह भी राज्यों के बीच क्या है, आपस में विवाद होते हैं। तो उनको विवाद को न्यायपालिका के द्वारा या फिर पारस्परिक आपसी बातचीत के द्वारा भी सुलझाया जाता है। विशिष्ट प्रावधान जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर को 370 धारा के अनुसार विशेष स्थिति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 370 केंद्र सूची, संवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है। यह अन्य राज्यों की स्थिति से भिन्न है। यहाँ एक अलग संविधान और ध्वज है, लेकिन वर्तमान में 370 को हटाया जा चुका है। केवल इसकी एक ही अनुच्छेद रह गया है, एक ही लाइन रह गई है। राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये जम्मू कश्मीर को एक विशेष प्रावधान दिए गए थे, जो वर्तमान में अब लागू नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होते 368 धारा के अनुसार और राज्य सरकार की सहमति से ही लागू हो सकते हैं। इन विशिष्ट प्रावधानों से लागू हो सकते हैं। इन विशिष्ट प्रावधानों से उन क्षेत्रों में अलगाववादी प्रवृत्तियां मुखर हो सकती हैं और इन पर विवाद होता रहता है। तो इस तरह से भारतीय संविधान ने जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के द्वारा एक विशेष प्रावधान दिया गया है और उस विशेष प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का भी क्या है, दर्जा दिया गया है। लेकिन वर्तमान में इसको अब लागू नहीं किया गया है और भारत में सारे नियम और कायदे कानून जम्मू कश्मीर में ठीक वैसे ही लागू हैं जैसे हमारे भारत में लागू होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं समझता हूँ आपको ये संघवाद वाला चैप्टर समझ में आया होगा और कई सारे कुछ क्वेश्चन हैं जो जीके वाले प्रश्न में यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे सरकारी आयोग के बारे में पूछा जाता है और संघवाद की अवधारणाओं के बारे में पूछा जाता है, संघ सूची, संवर्ती सूचियों के बारे में पूछा जाता है। तो इन सभी को आप याद रखिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार इसको देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि एक बार में क्लास आपको समझ में नहीं आई है तो इसको दोबारा देखकर आप समझ सकते हो। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।